नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करें, कैसे आप लिखे अच्छा उत्तर ताकि आपको मार्क्स मिले। दोस्तों, मैं आपको आंसर राइटिंग का इम्पोर्टेंस बताता हूँ। देखो, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपको यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस क्लियर करने का मेन फंडा क्या है, तो दोस्तों पीटी पीटी तो बहुत सारे लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन मेंस में अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आती है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जितने भी टॉपर्स हैं, जिन्होंने आईएएस क्लियर किया है, जिन लोगों ने स्टेट पीसीएस क्लियर किया है, उन सबसे आप पूछना, उन सबका सबसे अच्छा क्या था? आंसर राइटिंग। उन्होंने मेंस में जो आंसर राइटिंग की वही उनको टॉपर बनाया, वही उनको आईएएस क्लियर कराया, वही उनको स्टेट पीसीएस क्लियर कराया। दोस्तों, आंसर राइटिंग एक आर्ट है। आंसर राइटिंग एक आर्ट है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आप आगे, देखते हैं कि आंसर राइटिंग करते कैसे। देखो दोस्तों, आंसर राइटिंग क्या है? जैसे आप एक कोई सी भी मूवी देखने जाते हो, तो मूवी देखने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? ट्रेलर। मूवी का ट्रेलर देखते हो, और ट्रेलर देखते के साथ आपके दिल में फील हो जाता है, अरे यार क्या मूवी है, इसको मैं जरूर देखने जाऊंगा। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या करो? क्वेश्चन को शांति से पढ़ो, एकदम शांति से पढ़ो, और क्वेश्चन को देखो कि यार इस क्वेश्चन में क्या क्या पार्ट है। इस क्वेश्चन में जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें नवयुवक की क्या भूमिका थी। तो अब आपका क्या है कि ये जो क्वेश्चन था उसमें क्या आ गया? एक तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आ गया, फिर नवयुवकों की भूमिका आ गई, दो पार्ट हो गए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को ब्रेक ब्रेक करना है, ब्रेक द क्वेश्चन इन द पार्ट्स। देखो मैंने यहाँ दिखाया ब्रेक द। फिर आपके माइंड में सोचो कि मेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, किन किन मेन पॉइंट्स को लेके मैं इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने जाऊंगा। बस ये जो चीज है ना, ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे मकान की नींव होती है, नींव, वैसे नींव है ये। आपने जैसे क्वेश्चन को पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड किया कि हाँ ये पार्ट है, और ये पॉइंट से इसको लेके मैं इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा। जैसे एक मूवी होती है, तो मूवी में क्या होता है? मूवी में जैसे ट्रेलर आपने देखा, उसमें फिर आप क्या देखते हो? कौन कौन सा हीरो है इसमें। ठीक है, तो हीरो क्या हो गए? मेन पॉइंट्स हीरो हो गए। और पार्ट्स क्या हो गए? जैसे आप देखते हो इस मूवी का पार्ट क्या है, ठीक है, वो ट्रेलर में ही बता देते हैं वो लोग कि भैया मूवी में जैसे कोई मूवी है तो हीरो फर्स्ट में आएगा, उसके बाद फिर वो ब्रेकअप हो जाएगा। तो मतलब दो तीन पार्ट्स ऐसे होते हैं, तो पार्ट्स भी आपको देखने हैं। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, इंट्रो सबसे पहले। देखो, कोई भी क्वेश्चन को अगर आप करते हो तो उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो सबसे पहले आप इंट्रो लिखते हो, फिर क्या लिखते हो? कंटेंट लिखते हो, और फिर क्या करते हो? उसका कंक्लूजन करते हो। मतलब आप क्या करते हो? भूमिका, प्रस्तावना और निष्कर्ष, ये तीन पार्ट होते हैं क्वेश्चन लिखने के। देखो दोस्तों, कोई भी एग्जामिनर जब जाएगा, जैसे आप मूवी देखने गए तो आपने क्या देखा? ट्रेलर। तो क्या देखेगा? आपका भूमिका देखेगा। सबसे पहले एग्जामिनर क्या करेगा? फर्स्ट पार्ट भूमिका ही होता है, भूमिका पढ़ेगा। अगर उसको भूमिका इंटरेस्टिंग लगी दोस्तों, तो फिर आपका क्या करेगा? वो आपका पूरा क्वेश्चन ही पढ़ने वाला, वो समझ जाएगा कि भाई इस बंदे के पास नॉलेज है। तो आपके मेन मेन पॉइंट्स देखेगा, और आपको नंबर भूमिका से डिसाइड हो जाएगा कि एग्जामिनर आपका क्वेश्चन के अंदर घुसेगा, आपको कितने नंबर देगा। उसमें एग्जामिनर उसमें इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो भूमिका डिसाइड करती है। आप मूवी का ट्रेलर देखने का, ट्रेलर में आपने देख लिया, अरे यार ट्रेलर ही मजेदार नहीं तो मूवी कैसी? तो आप मूवी देखने नहीं जाओ। तो दोस्तों, जो भूमिका है वो सबसे बेस्ट पार्ट है आपके क्वेश्चन का, क्योंकि वो एंट्री पॉइंट है। जो एग्जामिनर है उसी से एंटर कर रहा है आपके क्वेश्चन में। तो आपका एंट्री पार्ट, जैसे आप क्या करते हो, आपके घर का जो गेस्ट रूम होता है उसको बहुत सजा के रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि गेस्ट बहुत ज्यादा हुआ तो किचन तक आएगा, गेस्ट बहुत ज्यादा हुआ तो मेरे बेडरूम तक आएगा, लेकिन गेस्ट गेस्ट रूम में जरूर बैठेगा। तो दोस्तों, आपका गेस्ट रूम है इंट्रो। तो गेस्ट रूम को इतना शानदार बना दो ना कि एग्जामिनर बेवश हो जाए कि यार इस बंदे को नॉलेज है, और ये बंदा, ये क्वेश्चन इसने जो लिखा है शानदार लिखा है, और इसको मुझे 20 में से 18 नंबर कम से कम देने ही होंगे। दोस्तों, आपका भूमिका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ दोस्तों, भूमिका में आपको भूमिका का एंड कैसे करना है। भूमिका का एंड करते टाइम आपको एक क्लू देना है कि हाँ
अब मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ। जैसे ये यहाँ देखो कमिंग सून का बोर्ड लगा हुआ है, तो आपको भूमिका के एंड में देना है कि आगे आप क्या लिखने वाले हो। दोस्तों देखो, अब तो भैया ट्रेलर खत्म हो गया, ठीक है, लोगों ने ट्रेलर देखा, अब आपकी मूवी देखने आ गए। एग्जामिनर ने आपका भूमिका देखा, अच्छी लगी, वो आपका कंटेंट पढ़ने आ गया। तो दोस्तों, भूमिका तो अट्रैक्ट करने के लिए थी, कंटेंट मेन जो पार्ट होता है, मेन पार्ट वो क्या होता है, आपका कंटेंट होता है, ठीक है। कंटेंट ही होता है, कोई भी मूवी आप देखने जाते हो तो मूवी का नाम, ठीक है, ट्रेलर, उसमें कौन से एक्टर हैं, ये सब कुछ तब तक ही है जब तक कि वो ट्रेलर तक है। जैसी वो बंदा थिएटर में बैठेगा, जैसी वो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा भूमिका के बाद, तो क्या देखेगा, आपका कंटेंट देखेगा, कंटेंट का साइज देखेगा, ठीक है। तो कंटेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि मतलब एकदम उसकी लैंग्वेज, उसके मेन पॉइंट्स, सब कुछ शानदार होना चाहिए। तो क्या होगा, जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हो तो हीरो जो है, हीरो वो एक्टिंग तो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन अगर मूवी की स्टोरी नहीं होगी तो कहाँ से क्या कर पाएगा वो। आपके मेन पॉइंट्स बहुत जानदार हैं, आपका ट्रेलर बहुत, इंट्रो भूमिका बहुत जानदार, लेकिन कंटेंट ही नहीं है क्वेश्चन में। आप वर्ड लिम आपके क्वेश्चन 200 का था और आपने 300 वर्ड्स का लिख दिया, लेकिन कुछ भी उस जो आपने ट्रेलर दिखाया था उससे हटके ही है। कुछ भी मूवी बना दिया आपने, कुछ भी आंसर लिख दिया, तो दोस्तों क्या हो गया, फिर वो कंटेंट है ही नहीं। तो फिर एग्जामिनर क्या करेगा, वो पढ़ने के बाद सोचेगा, यार मैंने क्यों पढ़ा इस क्वेश्चन को, क्यों इसके आंसर को मैंने पढ़ा, और वो गुस्सा हो जाएगा। और गुस्सा जब होगा तो आपके आंसर के मार्क्स कटने ही कटने वाले। दोस्तों देखो, अब क्या है, आप कंटेंट्स में क्या करोगे, आपको कंटेंट्स में क्या करना है, आपको क्वेश्चन को आपको पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया, हर एक पॉइंट को आपने हाईलाइटेड कर दिया। अब क्या है कि अब आपको, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके आपने 6 पॉइंट्स चुने कि इस 6 पॉइंट्स को लेकर मैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब करूंगा। अब आपने क्या किया, एक ही पॉइंट को पूरा इलेबोरेट कर दिया। 200 वर्ड्स का है या 300 वर्ड्स का है, तो आपने एक ही पॉइंट को 100 वर्ड में कर दिया, और दूसरे पॉइंट्स को 20-20, मतलब ऐसे, मतलब बस पॉइंट्स ही लिख दिया और थोड़ा थोड़ा बस ऐसे डिस्क्राइब कर दिया। तो क्या हो गया, एग्जामिनर को लगेगा कि यार इसको तो बस इसने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, इसको बस एक ही पॉइंट का नॉलेज था, दूसरे पॉइंट्स का इसका नॉलेज ही नहीं, मतलब एग्जामिनर को ये लग जाएगा कि यार इसको बंदे को नॉलेज नहीं है। आपको क्या करना है, हर पॉइंट को इंपॉर्टेंस देना है, हर पॉइंट आपका इक्वल इंपॉर्टेंस होना। जिस तरह देखो मैंने हम दिखाया, पिक्चर में आपने सुपर हीरोज ले लिए, 6-7 सुपर हीरोज ले लिए, लेकिन आपने एक ही सुपर हीरो को बस दिखाया पूरी मूवी में, तो क्या हो गया, दूसरे सुपर हीरो तो बेकार हो गए ना। जो लोग उस दूसरे सुपर हीरो के फैन थे, वो मूवी को देखने के बाद क्या देंगे, रेटिंग माइनस में रेटिंग दे देंगे या लोएस्ट रेटिंग देंगे। सेम उसी तरह आपका एग्जामिनर भी क्या करेगा, अगर उसको लगा कि यार बंदे को, उस एग्जामिनर को बस ये चाहिए कि हाँ, मैं जिस बंदे की कॉपी चेक कर रहा हूँ, जिसको मैं मार्क्स दे रहा हूँ, जो आईएएस या स्टेट पीसीएस टॉपर बनने जा रहा है, उस बंदे को नॉलेज है कि नहीं। और ये कब पता चलेगा, जब आप हर पॉइंट को डिस्क्राइब करोगे, तभी पता चलेगा कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है कि नहीं। देखो दोस्तों, जो पूछा गया वही लिखो, वहां आप अपना दिमाग मत लगाओ। आपको क्वेश्चन देखो, पिक्चर्स में क्या होती है, ऑडियंस की डिमांड देखी जाती है कि ऑडियंस को उस वो जो मूवी है उसके नाम से ऑडियंस, जिस देखो हर मूवी का एक क्लास होता है, वो जो ऑडियंस गए हैं उनको क्या चाहिए, उनको कंटेंट क्या चाहिए, वही दिखाओ। अगर उससे हटके दिखाओगे तो मूवी पिटेगी। सेम उसी तरह जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेके आप लिखो, ये नहीं कि आपने जो पढ़ के आया उसको लिखो। जैसे आपको बोल दिया गया कि भाई 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, तो आपने क्या किया, पूरा भारत छोड़ो आंदोलन लिख दिया। अरे भाई, उस भारत छोड़ो आंदोलन को लिखना ही था, उसमें युवा वर्ग की भूमिका को लिखनी थी। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक आंसर लिखना है। ये नहीं कि आप बहुत पढ़ के आए हो, अरे यार मैंने इतनी मेहनत कर ली इस टॉपिक पे, मैं तो आज अपना पूरा मेहनत, भले मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा हूँ, मैं पूरा मेहनत इसी में निकालूंगा। दोस्तों वैसा कभी मत करो, तो फिर आपको जो 5-6 नंबर भी मिलने वाले हैं ना, 10 नंबर मिले, वो भी नहीं मिलेगा। और एग्जामिनर फिर आपके आगे के जो क्वेश्चन हो गए ना, उनमें भी वही गुस्सा निकालेगा और आपके नंबर कट जाएंगे। अनावश्यक ना लिखें कभी भी, जो चीज नहीं जरूरी है उसको मत लिखो, मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट करो। और
हमेशा ध्यान रखो कि प्रश्न का हर भाग, जैसे ये कभी आजकल क्या होता है, एक ही प्रश्न में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो कोई भी एक पार्ट ना छूटे। ठीक है, कोई भी पार्ट ना छूटे, हर पार्ट आपका हाईलाइटेड हो, तभी आपको नंबर एग्जामिनर देगा। नहीं तो क्या करेगा, अरे यार इसने एक क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, 4 पार्ट थे, इसने 2 ही पार्ट को डिस्क्राइब किया, भले आपने बहुत अच्छे डिस्क्राइब किया, आपका नॉलेज बहुत ही शानदार है, आपने बहुत अच्छी राइटिंग में लिखा हो, लेकिन एग्जामिनर को क्या दिखेगा कि आपने 2 पार्ट छोड़ दिया, तो सीधे क्या करेगा, 50% मार्क्स काट के आपको नंबर देगा। लेकिन हाँ, अगर आपने क्या किया, सारे पार्ट्स लिखे, जो 2 पार्ट आपसे छूट रहे थे उसको भी आपने थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के लिखा, तो फिर क्या होगा, उस एग्जामिनर को लगेगा हाँ यार, जैसे मान लो कुछ 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 एग्जामिनर क्या करते हैं, पढ़ा शुरू से, उसको बहुत अच्छा लगा, फिर उसने क्या किया, आपको 1 पेज 2 पेज पलटे, अरे यार इसने अच्छा ही लिखा होगा, निकल गया स्किप करके और आपको नंबर दे दिया। तो अगर आपने सारे पार्ट्स लिख दिए तो आपको नंबर मिल सकता है, हो सकता है एग्जामिनर आपके पहले से खुश हो जाए और बस आपके मेन पॉइंट देखा, नंबर देके निकल गया। लेकिन अगर आपने पार्ट्स छोड़ दिया, तो कोई भी एग्जामिनर ऐसा है ना मेरे दोस्त कि वो आपके पॉइंट ना देखे, तो हर पॉइंट को लिखो। ठीक है दोस्तों, अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि यार वर्ड लिमिट कैसे मेंटेन करूं, मतलब आता है ना, कम से कम 200 शब्द, कम से कम 1000 शब्द, कम से कम 500 शब्द, कम से कम 400 शब्द। ये वर्ड लिमिट का फंडा क्या है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन घूमते हैं कि क्या एग्जामिनर वर्ड्स को काउंट करता है? अगर वो काउंट करता है तो क्या काउंट करता है, कैसे काउंट करता है? अगर हम वर्ड लिमिट से ज्यादा लिख दिए, वर्ड लिमिट से कम लिखे तो क्या होगा? देखो दोस्तों, सबसे पहली बात कि एक एग्जामिनर, एक एक जो स्टेट पीसीएस या यूपीएस का स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, 3500 से 4000 शब्द कम से कम लिखता है, मतलब एवरेज 3000 3500 तो जाते ही जाता है। अगर एक एग्जामिनर 3500 से 4000 शब्दों को काउंट करने लगा तो उसकी हालत क्या हो जाएगी, बेचारा वो 10 कॉपी चेक करते करते तो गया हो। तो कभी भी एग्जामिनर वर्ड्स को काउंट नहीं करेगा, एक एक वर्ड को काउंट नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो काउंट नहीं करेगा। वो कैसे काउंट करेगा दोस्तों? वो क्या करेगा, आपका जैसे उसको लगा, जैसे कि हर वो एग्जामिनर क्या होता है, सबकी कॉपी चेक करता है। एक स्टूडेंट की कॉपी चेक की, उसने 3 पेज में आंसर को लिखा, और दूसरे स्टूडेंट ने 6 पेज 5 पेज लिख दिया, और किसी स्टूडेंट ने 1.5 पेज में ही लिखा। तो क्या, एक नॉर्मल फ्लो बन जाता है कि इस क्वेश्चन को, जैसे उसने 10 स्टूडेंट्स की कॉपी चेक की, इस क्वेश्चन को किसी स्टूडेंट ने तीन, हर मतलब नॉर्मल 3 पेज 2.5 पेज तक गया हो, और किसी ने 1.5 पेज में कर दिया, किसी ने 6 पेज लगा दी, किसी ने 5 पेज लगा दी। तो वहां वो क्या करेगा, आपका पेज काउंट करेगा, और अगर ज्यादा दिमाग लगाया तो आपका एक लाइन में देखेगा कि इससे कितने वर्ड्स हो रहे हैं, एक पैरा में कितने वर्ड्स हो रहे हैं, इस तरह से वो काउंट करेगा। देखो दोस्तों, अगर आप पूछते हो कि वर्ड लिमिट क्रॉस हो जाए तो क्या होगा, दोस्तों देखो, अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत ही शानदार लिखा है, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपने टू द पॉइंट लिखा है, तो कोई भी एग्जामिनर इतना बुरा नहीं है, वो इतना मतलब इतना खुन्नस खा के नहीं बैठा है कि अरे यार इसने 10 वर्ड्स ज्यादा लिख दिए, थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया नंबर, लेकिन वो आपकी राइटिंग से खुश हो गया। तो अगर 10 20 वर्ड ज्यादा भी है ना, वो इवन 30 वर्ड ज्यादा भी है, तो आपको क्या करेगा, वो मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा सा कम लिखा है और आपका बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा कम का मतलब ये नहीं कि 200 का था, मैंने 120 वर्ड्स में आंसर देके निकल गया, 200 का था, आपने 170 लिखा, 180 लिखा, तो भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्ड लिमिट कोई भी चेक नहीं करता है। अगर आपने बहुत ही एक्सेस कर दिया, अति कर दी ज्यादा होने की, या आपने बहुत ही कम लिखा, तब वो चेक करेगा। और तब देखो, कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि यार इसके बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज, थोड़े वर्ड थोड़े कम जाएंगे, तो आप क्या करो, पैरा में थोड़ा दूर दूर पे लिख लो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका पैरा थोड़ा ज्यादा दिखेगा, और एग्जामिनर क्या करेगा, फ्लो में उसको देख के निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होती है, आपसे पूछ जाती है कि इस पर राय दे, राय कि मान लो जैसे अभी चल रहा है इंडिया चाइना पर रिलेशनशिप, अभी मोदी जी ने बैन किए, ठीक है, ऐप्स को बैन किया, तो लोग आपसे पूछा जाए कि इस पर राय दें, तो राय का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, कि हाँ भाई, राय दे के इसका मतलब क्या, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पॉजिटिव ही राय दे दो और सिर्फ निगेटिव ही राय दे दो। दोस्तों उनका बैलेंस बनाओ, बैलेंस, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही तरह के राय आप दे रहे हो, या तो पॉजिटिव दे रहे हो या तो निगेटिव दे रहे हो, तो दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। बैलेंस नहीं बनेगा तो आपका राय बायस्ड होगा, और बायस्ड होगा तो एग्जामिनर से आपके क्वेश्चन का आंसर पसंद नहीं आएगा और आपके नंबर काटेगा। अब देखो दोस्तों,
अब आपने क्या किया, पॉइंट्स तो लिख दिए, लेकिन पॉइंट्स को क्या होता है, इलोबरेट करना होता है। तब इलोबरेट कैसे करोगे पॉइंट को विस्तार कैसे करोगे पॉइंट्स का। जैसे आपने लिख दिया, ठीक है, गांधी जी की भूमिका, गांधी जी की आज़ादी में भूमिका, उसने आपने सारे उनके जो भी आंदोलन थे और उस अपने पॉइंट्स लिख दिए। लेकिन उस पॉइंट्स को सपोर्ट कैसे करोगे दोस्तों, जब तक उस पॉइंट में सपोर्ट नहीं होगा तो फिर जैसे आपने कुछ भी लिखा गोल मोल सा लिख दिया। जैसे आपसे पूछा गया कि हाँ ये इस संविधान के इस अनुच्छेद का मतलब क्या है, तो आपने क्या किया, उसका पूरा अनुच्छेद लिख दिया, लेकिन ना आपने उसका सेक्शन नंबर लिखा, ना आपसे उससे रिलेटेड कोई वर्डिक्ट लिखा। तो क्या होगा दोस्तों, एग्जामिनर क्या दिखेगा, अगर एक ही क्वेश्चन में एक ही पॉइंट पे किसी ने, जैसे मान लो कोई पूछ रहा है कि मतलब इस आंदोलन में क्या हुआ था, तो किसी ने उस आंदोलन का पूरा पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखा, किसी ने उस आंदोलन को फैक्ट से लिखा कि इस दिन ये हुआ था। जैसे मतलब वो 1857 की क्रांति में तो पहली बार इस दिन को दिल्ली आके बहादुर शाह जफर के साथ, मतलब स्पेसिफिक डेट, अगर 8 मई है तो 8 मई, 10 मई 10 दिन। तो अगर किसी ने डेट लिख दिया हिस्ट्री के क्वेश्चन में और डेट के साथ उस राजा का नाम या उस आंदोलनकारी का नाम लिख दिया, जगह का नाम लिख दिया, तो एग्जामिनर उसको ज्यादा नंबर देगा, न कि आपने अगर वो लिखा है। तो आपका जो पॉइंट्स है उसको आपको सपोर्ट देना जरूरी है। बिना प्रूफ के कोई भी आपके पॉइंट्स को नहीं मानता। और दोस्तों इसमें मैं बताता हूँ कि आपको प्रूफ देना क्या है। देखो दोस्तों, अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपको क्या करना है, आंसर क्या होना चाहिए, डेट्स, डेट्स के साथ आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आपका आंसर क्या होना चाहिए, डेट्स उसमें होने चाहिए। ठीक है, डेट्स होना चाहिए, टाइमलाइन होना चाहिए कि हाँ भाई कब हुआ था। अगर ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी सोचो, अगर कोई बंदा बोलता है कि मैंने ज्योग्राफी का आंसर दिया और ज्योग्राफी में उसने मैप नहीं बनाया और डायग्राम नहीं बनाया, फ्लो चार्ट्स नहीं बनाया, तो फिर ज्योग्राफी का मतलब क्या है, मतलब आपको उसमें मैप तो बनाना ही बनाना है मेरे दोस्तों। ज्योग्राफी का मतलब ही मैप। अब अगर आप पॉलिटी के आंसर देने जा रहे हो तो पॉलिटी में आपको क्या होगा, मतलब किसी सेक्शन पे या किसी चीज पे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स क्या हैं, आर्टिकल्स का आर्टिकल नंबर, रिलीवेंट उस आर्टिकल के बारे में जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, या न्यूज़पेपर में जो कोट्स आए उस कोट्स को कोट करो। अगर कोई नई पॉलिसी या स्कीम आई है तो उसको बताओ। अगर कोई सर्वे हुआ है उस आर्टिकल पर तो उसको बताओ, उसके फाइंडिंग्स को बताओ। अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप आप लिखने जा रहे हो, अब रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ, जैसे इंडिया चाइना में क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुआ, इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या चल रहा है, जैसे किसी देश के बीच हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है, न्यूज़पेपर के टर्म्स को आप हाईलाइट कर दो। और अगर देखो जैसे अभी कोई पूछता है इंडिया चाइना में विवाद क्यों हुआ, तो अगर कोई बंदा ऐसे लिख देता कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा वो गलवान घाटी, अगर कोई बंदा उसी विवाद को गलवान घाटी का मैप बना के समझा दे, तो एग्जामिनर किसको न ज्यादा नंबर देगा, उसने जिसने मैप बना के समझाया है, ना कि उसने जिसने डिस्क्रिप्टिव लिखा है। इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या होता है दोस्तों, जो भी स्टेटिक्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, ग्लोबल रैंकिंग्स क्या है, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स क्या हैं, फाइंडिंग्स क्या हैं, स्कीम्स क्या हैं, पॉलिसीज क्या है, ये आपको लिखना होगा। तब जाके आपका इकोनॉमी का जो पॉइंट्स होगा उसको आपको सपोर्ट मिलेगा। टेक्नोलॉजी में क्या होगा दोस्तों, इनोवेशन, इनोवेशन क्या क्या हुए नए, जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी उसमें क्या क्या नए इनोवेशन हुए। आपको क्या, अगर कहीं फिगर आया तो आपको फिगर भी ड्रॉ करना है, बिना फिगर ड्रॉ करे टेक्नोलॉजी। अब आ जाओ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या होगा, जैसे बहुत सारी रैंकिंग्स होती है, पॉल्यूशन की रैंकिंग होती है, ये होती है, वो सब आपको दिखाना है, जहां आपको लगे डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है, और जो भी रिसेंट हैपनिंग्स है उसको जरूर लिखो। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होगा, आपको क्या करना है, जो भी अभी इशूज चल रहे हैं, इशूज उसको हाईलाइट करना है, और जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उस इशूज को लेकर उसको हाईलाइट करना है। और इथिक्स में क्या करना है दोस्तों, आपके सिलेबस में जो भी कीवर्ड्स है उसको लिखो, लॉजिकल सॉल्यूशंस बताओ कि हाँ इसका लॉजिकल सॉल्यूशन क्या होगा, कोट करो जहां भी आपको लगे कोट करो। अगर आप किसी साहित्य में जाते हो तो साहित्य में क्या करना है दोस्तों, किसी कवि को लो, किसी कवि को लेके उसकी थोड़ी सी रचना बताओ, थोड़ी सी कविता दे दो, देखो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको नंबर देगा ही देगा। दोस्तों आइए चलते हैं अपने पीपीटी की ओर। देखो दोस्तों, अब क्या है, प्रूफ क्या होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने प्रूफ ही प्रूफ लिख दिया। अरे एग्जामिनर क्या करेगा, सिर्फ आपके प्रूफ, ज्यादा प्रूफ होगा तब भी एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा, अरे यार इसने कितना सारा प्रूफ लिख दिया। मतलब आपका प्रूफ टू दी पॉइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिखते जा रहे हो हाईलाइट कर करके, अरे हाईलाइट करने पर मुझे बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएगा, दोस्तों नहीं मिलेगा।
देखो कंटेंट, देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज क्या है आपकी राइटिंग। देखो कोई भी, आप ही मान लो, आप सोचो कि अगर आप एक एग्जामिनर हो और आपको कोई कॉपी चेक करने आई, एक कॉपी ऐसी है जिसमें एकदम क्लीन राइटिंग है, नीट एंड क्लीन राइटिंग है, इतनी सुंदर राइटिंग है कि आपको मतलब देख के मजा आ गया, फीलिंग आ गई कि वाह यार क्या बंदे ने लिखा है। और उस बंदे को थोड़ा कम नॉलेज है, फिर उसने बहुत अच्छे से लिखा है। और एक बंदा बहुत ही टैलेंटेड, सब कुछ आता है उसको, लेकिन उसकी राइटिंग ऐसी है कि पढ़ ही नहीं पाए। तो क्या करेगा एग्जामिनर? जिसने अच्छी राइटिंग में लिखा है उसको पूरा पढ़ा और नंबर दिया, जिसने गंदी राइटिंग में लिखा है उसको बस पेज काउंट्स किए, थोड़े बड़े पॉइंट्स देखे और एवरेज मार्किंग देके चला गया। और अगर एग्जामिनर अगर खड़ूस हुआ और वो पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको नहीं समझ में आया, तो क्या करेगा? गुस्सा होगा और आपके नंबर काटेगा। तो दोस्तों एक बात खास ध्यान रखना, एग्जाम का जो आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसको इतने शानदार तरीके से लिखना ना, इतने शानदार तरीके से लिखना कि एग्जामिनर को लग जाए कि यार ये बंदा रॉकिंग है। तो क्या करेगा? एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे 20 में से 16 या 15 मिल गए, वो क्या करेगा? फिर आपके अगले क्वेश्चन को ज्यादा नहीं पड़ेगा, उठाया, पॉइंट्स देखें और उसी फ्लो में 15, 14, 13, 12, कम से कम 12 आपको दे दे के चला जाएगा। तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही इत्मीनान से लिखो, थोड़ा भले 1 मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन इत्मीनान से लिखो, क्योंकि पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद एग्जामिनर का आपके प्रति जो भी नंबर देने का भावना है जाग जाता कि यार ये बंदा सही है या बंदा गलत है। देखो दोस्तों, राइटिंग अगर सही नहीं हुई, 99% एग्जामिनर क्या करते हैं, वो राइटिंग देख के ही कॉपी पे मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि उनको राइटिंग सही नहीं हुई, वो क्या चाहते हैं, मैं फटाफट कॉपी चेक करूं। और वहां राइटिंग सही नहीं हुई तो उसको पढ़ने में जोर लगेगा। और अगर आपकी राइटिंग एकदम बेकार हुई, पढ़ ही नहीं पाया, तो फिर तो भाई आपके वारे नहीं आ रहे, गए आपके नंबर्स। और देखो दोस्तों, कोई भी देखो, अगर आप मूवी देखने भी जाते हो, अरे हीरो हीरोइन ही अच्छे नहीं हुए तो आपको क्या लगेगा? अरे यार किसको उठा लिया इन लोगों ने, कैसी दिख रही हीरोइन, बहुत ही सुंदर सेट बना दिया, बहुत ही सुंदर सेट लीला भंसाली ने, लेकिन हीरोइन ही अच्छी नहीं है। तो फिर क्या मतलब, उस जोड़े का क्या मतलब जो उसको पहनाया, 10 लाख की साड़ी खरीदी उसको पहना दी। तो दोस्तों राइटिंग राइटिंग मैटर करता है। आपको देखो, अगर आपको कोई भी स्टेट का पीसीएस का मेंस या यूपीएससी का मेंस देना है, तो आपको कम से कम रोज राइटिंग की प्रैक्टिस करनी, और एक साल, कम से कम एक साल 6, 7, 8 महीने तो राइटिंग की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तब जाके आपको पता चले कि हाँ। फिर होता क्या है, हम शुरू में तो बहुत अच्छी राइटिंग लिखते हैं, जैसे जैसे प्रेशर आया, स्पीड बढ़ाई, हमारी राइटिंग की बैंड बज गई, और जाते जाते वो कीड़े मकोड़ों की तरह हो गई, और एग्जामिनर का बैंड, मूड का बैंड बज गया और आपके नंबर गए और आप सबका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोस्तों, सबसे अगर की पर्सन है तो राइटिंग है। अगर जैसे मूवी का की पर्सन क्या होता है, हीरोइन होता है। क्यों अच्छी हीरोइनों को लोग लेते हैं जो बहुत सुंदर दिखती है? क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आप मूवी में जाओगे तो उसकी स्टार कास्ट देखते हो, कौन कौन है इसमें, अरे हीरोइन बहुत सुंदर है यार, चलो मूवी तो देखेंगे देखेंगे, हीरोइन बहुत ही क्यूट दिख रही है, हीरो बहुत ही क्यूट दिख रहा है, तो उसकी मूवी उसके क्यूटनेस का देखे जाते हैं। वैसे ही एग्जामिनर क्या करता है, आपकी राइटिंग देखी, वाह यार क्या राइटिंग है, और वो आपके क्वेश्चन को वैसे ही देखता है, जज करता है। देखो दोस्तों, कंक्लूजन मेन जो क्या होता है, आपने इंट्रो लिख दिया, कंटेंट लिख दिया, यानी कि भूमिका प्रस्तावना लिख दी, अब आया आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होना चाहिए? सबका निचोड़ होना चाहिए। आपने जो भी लिखा है जो भी, उसका निचोड़, मतलब उन सबको आपको समराइज करके एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना है। तो आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? एकदम धमाकेदार होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर खुश होके आपके क्वेश्चन को जब एंड करने के कंक्लूजन पढ़ने के बाद वो नंबर दे रहा है। तो कंक्लूजन अगर आपका शानदार नहीं हुआ तो आपका क्या होगा? आपने जितनी मेहनत, जैसे मूवी आप देखने गए, मूवी बहुत अच्छी चल रही है, एंड में क्या हुआ? एंड में मूवी ने कुछ भी कर दिया, ऐसे उठाया मूवी को, ना कोई क्लाइमेक्स था, सीधे द एंड कर दिया। तो फिर क्या होगा? दर्शक बोलेंगे साला इतनी देर तक मूवी देखी और लास्ट में क्या पता चला, मूवी निकली फुस। तो क्या हुआ? वैसी अगर आपने कंक्लूजन नहीं दे पाए तो फिर आपका ऊपर का जो भी मेहनत था वो गया बेकार। तो कंक्लूजन आपका बहुत ही सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम लिखते हैं मेंस को। तो दोस्तों, मैं जो नया वीडियो बनाने वाला हूं उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा इंट्रो कैसे लिखें, कंटेंट कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें। तो दोस्तों,
आप हमारे नए वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं जल्दी नया वीडियो लेके आऊँगा, और तब तक दोस्तों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।